एक मिनट, पेन ऑन कहाँ है ठीक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। हम लोग नेक्स्ट टाइम बात कर रहे थे गुड इवनिंग बेटा। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे पार्शियल मोलर गेज फ्री एनर्जी, या कह सकते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। यहाँ तक हमने बात की जा चुकी थी बेटा। dx इज इक्वल टू डेल एक्स और डेल पी एट कांस्टेंट t p n1 n2 dp प्लस डेल एक्स और डेल टी एट कांस्टेंट p n1, यहाँ p नहीं होगा, n2 डॉट dt प्लस डेल एक्स और डेल n1 एट t p n2 डॉट प्लस डेल एक्स और डेल ni एट कांस्टेंट t p n1 n2 डॉट dni। यहाँ तक बात की गई थी बेटा। और इसको कहा गया था, देखिए x1 बार, और इसको कहा गया था x2 बार, और इसको लास्ट में कहा गया था xi बार। तो ओवरऑल इक्वेशन मिली क्या? dx इज इक्वल टू डेल एक्स और डेल पी एट कांस्टेंट t dp n1 n2 डॉट प्लस डेल एक्स और डेल टी। अभी लिखिएगा मत, dt प्लस क्या हो जाएगा x1 बार dn1 प्लस x2 dn2 प्लस डॉट xi dni। इसको करवा दिया था। वॉइस नहीं आ रही बेटा? आ रही होगी बेटा, देखिए वॉइस। यहां कहा गया था बेटा x1 बार x2 बार और x3 बार denotes partial molar properties of the component 1, 2, 3 डॉट i respectively। फिर इसके बाद स्टेटमेंट से लिखा था hence the partial molar property denotes the rate of change of given thermodynamic extensive properties of the system on account of addition of 1 mole of given compound which moles of other components temperature and pressure remains constant। ठीक, इसको बाद लिखने के बाद अब हम उसके और आगे बढ़ते हैं। हम मान ले रहे हैं कि बेटा अब यहां से लिखना है उसके नीचे से if the system यहां तक तो नेक्स्ट टर्म में बात की जा चुकी थी, उसके जस्ट नीचे लिखना शुरू करें if the system undergoes a change only in masses of its components at constant temperature and pressure, that is dt equal to 0
and dp equal to 0, thus above equation becomes, जो इक्वेशन थी बेटा dt इक्वल टू 0, dp इक्वल टू 0, देन dx इज इक्वल टू x1 बार dn1 प्लस x2 बार dn2 प्लस डॉट डॉट xi बार dni। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिए। अगर हम मान ले रहे हैं बेटा यक्स हमारा स्टेंस क्या है, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मीन्स ये होता है कि वह मास डिपेंडेंट हो। हम लिखते हैं इफ x stands any extensive property, any extensive thermodynamic property if x stands any extensive thermodynamic properties, hence on the basis of above equation, इसके बेस पर basis of above equation at constant temperature and pressure, the change of entropy bracket capital S may be expressed as, क्या लिखेंगे, ds इज इक्वल टू s1 बार dn1 प्लस s2 बार dn2 si बार dni। अगर x को हम मान ले रहे हैं कि वह हमारा एंट्रॉपी है
तो ds इज इक्वल टू s1 बार dn1 प्लस s2 बार dn2 प्लस डॉट डॉट si बार, वेयर s1 बार क्या s1 बार इज इक्वल टू पार्शियल मोलल एंट्रोपी ऑफ कंपोनेंट 1। इसी तरीके से S2 बार इक्वल टू पार्शियल मोलल एंट्रोपी ऑफ कंपोनेंट 2 डॉट 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 SI बार इज इक्वल टू पार्शियल मोलल एंट्रोपी ऑफ कंपोनेंट I। इसी तरीके से बेटा हम एनदर सारों को लिख सकते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी को अगर E लिख लेंगे इंटरनल एनर्जी, तो डी ई इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार प्लस EI बार इंटू DNI। चाहे जो मान लेंगे, गैस फ्री एनर्जी का मान लेंगे तो गैस फ्री एनर्जी लिखना शुरू कर देंगे, गैस हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी मान लेंगे तो उसको लिखना शुरू कर देंगे। देखिए बेटे, आपका थर्मोडायनेमिक्स एक टॉपिक छोड़ करके आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। आप अंसाल पेपर को ओपन करिए और चेक करिए कि क्या छूट गया है पढ़ाने में। बात समझ आई क्या? आप अंसाल पेपर को पलटिए और यह आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या पढ़ाना छूट गया है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है? कहा जाता है ऐसे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहा बेटा? ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूशन के नंबर ऑफ आयंस पर। बात क्लियर है? बेटा एक्सटेंसिव इसलिए कहा जाता है कि ये मास डिपेंडेंट होती हैं। सत्यम तिवारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? मास डिपेंडेंट होने के कारण से हम इन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हो उसे एक्सटेंसिव कहते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी
आपका ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे एंट्रोपी हो एंड सो ऑन, ऐसी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव शब्द यूज करते हैं। नॉट डिपेंड ऑन मास, जो मास पे डिपेंड ना करती हों उन्हें हम इंटेंसिव करते हैं। चाहे 1 ग्राम का निकालें रिजल्ट्स तो भी वही मिलेगा, 10 ग्राम लेकर चलें तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट चाहे 100 मिलीलीटर पानी का निकाला जाए तो भी उतना ही आएगा, 10 मिलीलीटर का निकाला जाए तो भी उतना ही आता है। ठीक, डेंसिटी भी ऐसे होता है, चाहे जिसका मेजरमेंट करें 1 ml का मेजरमेंट करेंगे तो भी डेंसिटी सेम आएगी, 100 मिलीलीटर लेकर मेजरमेंट्स करेंगे तो भी डेंसिटी सेम ही आएगी। देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, कहा गया ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हों उन्हें हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अनसॉल्व पेपर लेकर बेटा सारी चीजें सॉल्व कर डालिए, ठीक, और हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि कोई क्वेश्चन है छूट गया तो उसको बता दीजिएगा। एनी न्यूमेरिकल तो क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या दोज प्रॉपर्टीज those properties which depends entirely upon the number of ions या नंबर ऑफ आयन ना लिखे बल्कि चाहे आयंस लिखिए आर पार्टिकल्स the solute ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन वोलेटाइल कह रहा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends entirely upon the number of ions or particle the solute ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन वोलेटाइल। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा वह मेनली 4 तरीके के होती हैं। यहां लिखेंगे बेटा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव
प्रॉपर्टीज। नंबर 1, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure। दूसरा, osmotic pressure, तीसरा, elevation of boiling point, तीसरा, डिप्रेशन अरे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा। पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चौथा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नोट कर लीजिए इसे। नोट करके बताइए। देखिए, यहाँ तो हम केवल आपको डेरिवेशन करा रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे पूछा जाता है 0.1 मोलर ग्लूकोज, 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड, 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट, 0.1 मोलर HCl। देखिए, क्वेश्चन ये है कि कोई चार कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, सब 0.1 मोलर के हैं। ठीक, और पूछा जाए इसमें कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जरा बताइए। ये 4 दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसका लोअरिंग प्रेशर ज्यादा होगा।
सत्यम तिवारी ग्लूकोज का। और बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? और लोग बताएं जरा। एक ने केवल सत्यम तिवारी आंसर दिया खाली, बस। सुशांकी सिंह ग्लूकोज। और लोग बोलिए। श्रेया सिंह ग्लूकोज, प्रज्ञा कुमारी ग्लूकोज। हो गया, सब कोई बता दिए? चलो अब बताओ जरा। चार लोगों ने आंसर दिया, चारों लोगों ने गलत आंसर दिया। जब आप कह चुके हैं कि डिपेंड्स अपॉन द, कह चुके हैं क्या? सत्यम तिवारी आप समझ में आया कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। इन चारों में चाहे जिसका नाम ले लिया जाए, अगर पूछा जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा तो भी यही रिजल्ट्स आएगा। बात समझ में आई बेटा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस। इसमें 3 आयंस मिल रहे हैं, इसमें कोई आयंस नहीं मिल रहे हैं, इसमें 2 मिल रहे हैं, इसमें 2 मिल रहे हैं। जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। और कौन होगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इनका ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी
इसी सोडियम सल्फेट का ज़्यादा होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सभी चीज़ों सब क्या होंगे, ज़्यादा ही होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं ये चीज़ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स द नंबर ऑफ आयंस, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ आयंस होंगे उन पर डिपेंड करेगा। जब सॉल्यूट को डिजॉल्व करोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे उन पे डिपेंड करेगा, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होगी तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया तब अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे नंबर 1 हेडिंग क्या डालिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। या इसे नाम देते हैं बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या जो है वेपर प्रेशर लोअरिंग। जरा समझिए बेटा, एक कह रहा है कि सॉल्वेंट लिया गया है, यह हमारा सॉल्वेंट लिया गया है, ठीक है। मान लिया जाए लेट इसका जो वेपर प्रेशर है मान लीजिए 10 मिलीमीटर के इक्वल हो, क्या हो जाए 10 मिलीमीटर हो जाए है। यदि इसमें एक हम नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं तो जो जब ये सॉल्यूशन बनता है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वह डिक्रीज कर जाता है। सिंपली ये कहा गया कि जब किसी हम सॉल्वेंट में एक कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वह डिक्रीज हो जाता है। इस वेपर प्रेशर का डिक्रीज होने को ही हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। बात क्लियर हुई? बताइए, जब किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लेते हैं तो उसका कुछ भी वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होता है, लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल एक सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वह डिक्रीज होना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। तो नीचे लिख लीजिए, लिखेंगे द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल मतलब
A wasp seen. Salute to a solvent at a given temperature and pressure comma results in the lowering of the solvent at the same time at the same time the chemical potential of the solvent is also decreased at equilibrium any change in the chemical potential of the solvent vapor are equal to the chemical potential are equal to the change in the are equal to the change in the chemical potential of the liquid solvent in
solvent in solution हाँ भाई साहब, बस छोड़ दिए 5 मिनट। ठीक, देखिए इसने कहा द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ऐसे सॉल्यूट को हम नहीं यूज करेंगे जो खुद वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा हो, टू ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो भी टेम्परेचर प्रेशर रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। रिजल्ट क्या मिलेगा? लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वह डिक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम द चेंज ऑफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट इज आल्सो डिक्रीज्ड। एट इक्विलिब्रियम एनी चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट वेपर आर इक्वल टू द चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। इसका अर्थ यह हुआ कि जो केमिकल पोटेंशियल का चेंज होगा वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, दोनों के केमिकल पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। दैट इज डी म्यू 1 वेपर इज इक्वल टू डी म्यू 1 लिक्विड। वेपर फेज का चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल और लिक्विड फेज का चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल दोनों क्या होंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों सेम ही होंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जब हम सॉल्वेंट को लिक्विड फेज में मीन्स सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। द केमिकल पोटेंशियल the chemical potential of the solvent in solution phase depends upon pressure, temperature and concentration। concentration को सिंपली लोग डिनोट करते हैं से इट्स मोल फ्रैक्शन। से इट्स मोल फ्रैक्शन but in vapor phase depends only on
किस पर डिपेंड्स करेगा बताइए। डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पर डिपेंड करेगा। इधर देखो, केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फेज डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन से इट्स मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन को हम, आशीष यादव गलत बेटा, नंबर ऑफ आयन एलिमेंट्स पे नहीं डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड किया? सॉल्यूशन प्रेशर पे डिपेंड किया, टेम्परेचर पे डिपेंड किया एंड कंसंट्रेशन से इट्स मोल फ्रैक्शन। अरे सॉरी बेटा, एक मिनट, मोल होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन। बट इन वेपर फेज डिपेंड्स ओनली, सत्यम तिवारी, एक तुमने बताया बेटा क्या? टेम्परेचर। दूसरा और बता दो। बताओ भाई, बताओ जल्दी से जल्दी से। अरे डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर कामा प्रेशर एंड प्रेशर, बस टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज mu1 liquid is the function of temperature comma pressure and number of moles x1 मान ले रहे, and mu1 vapor is equal to function of temperature comma pressure। टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही डिपेंड करेगा। एक रीजन बताइए, कंसंट्रेशन पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? हाँ, अरे भाई, जब वेपर स्टेट में रहा तो क्या हुआ? सॉल्वेंट के ही तो वेपर मिलेंगे, सॉल्यूट तो जाएगा नहीं वेपर में, क्योंकि आप पहले मिला चुके हैं क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ले रहे हैं कि जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब वेपर स्टेट में होगा तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, अर्थात कंसंट्रेशन नहीं होगी। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो उसके मोल फ्रैक्शन भी नहीं करेगा। तो केवल किस पर डिपेंड करेगा? mu1 वेपर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऑन पार्शियल
ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, डी म्यू वन L इज इक्वल टू डेल म्यू वन अपॉन डेल टी P कामा x1 dt L प्लस डेल म्यू वन अपॉन डेल पी टी कामा x1 dp प्लस डेल म्यू L अपॉन डेल x1 dx1 p कामा t। बट डेल म्यू वन अपॉन डेल टी पी कामा x1 L इज इक्वल टू माइनस S1 बार एंड डेल म्यू वन बाई डेल पी एट कांस्टेंट t x1 L इज इक्वल टू V1 बार where S1 bar and V1 bar are the partial molar entropy and partial molar volume respectively। ठीक, नेक्स्ट टाइम इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक, तो आज बस इतना, नेक्स्ट टाइम इसके आगे शुरू किया जाए। ठीक।